नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों का जो वर्णमाला चैप्टर था वो हम लोगों का समाप्त हो गया। अब हम लोग जो आज है नया चैप्टर जो संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों का अगला चैप्टर जो है संज्ञा है। संज्ञा देखिए, संज्ञा तो संज्ञा में पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे, फिर उसके बाद इसके उदाहरण है। तो ये देखिए परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा जो है देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा जो है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण जो है, जैसे वस्तु का नाम जैसे बाल्टी हो गया, स्थान जैसे प्रयागराज, और देखिए व्यक्ति का नाम जैसे हम लोग मोहन हो गया, भाव जैसे खुशी हो गई, ईमानदारी हो गई, देखिए संज्ञा की जो परिभाषा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, बाल्टी, प्रयागराज, मोहन, खुशी, ईमानदारी। देखिए इसमें जो बाल्टी है वह वस्तु का नाम है, और प्रयागराज जो है वह स्थान का नाम है, और व्यक्ति का नाम जो है मोहन है, और भाव मतलब खुशी, ईमानदारी। देखिए संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से जो दो प्रकार की होती है। मूल रूप से दो प्रकार की होती है।
तो देखिए पहला जो है, तो देखिए पहला जो है यथार्थवाचक संज्ञा है और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा। ये पहला जो है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पहला जो है तो देखिए दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए यथार्थवाचक संज्ञा को हम लोग दृश्य रूप, और जो भाववाचक संज्ञा है उसको अदृश्य रूप। तो देखिए एक बार हम इसको दोहराते हैं और फिर मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, स्थान आदि को नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा जो है बाल्टी, प्रयागराज, मोहन, खुशी, ईमानदारी। और संज्ञा जो मूल रूप से दो है। तो देखिए जो यथार्थवाचक है पहला और दूसरा जो है भाववाचक है। तो यथार्थवाचक जो है दृश्य रूप है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा है अदृश्य। जैसे अदृश्य क्या रूप, अदृश्य का मतलब जैसे जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और यथार्थवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। पहला जो है यथार्थवाचक और दूसरा जो भाववाचक संज्ञा। ये पहला जो है यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। दृश्य रूप। और दूसरा जो है भाववाचक संज्ञा। अदृश्य रूप। तो देखिए पहले हम इसमें यथार्थवाचक संज्ञा जो है 4 प्रकार की है। तो यथार्थवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो हो गया देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए इसमें पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा।
और तीसरा देखिए, तीसरा जो है पदार्थवाचक है और चौथा जो है समूहवाचक है। तीसरा जो है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथा जो देखिए समूहवाचक संज्ञा है। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए यथार्थवाचक संज्ञा जो है दृश्य रूप, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसमें देखिए 4 प्रकार की। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखिए पदार्थवाचक संज्ञा को हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो देखिए पदार्थवाचक संज्ञा जो है इसको द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा जो है उसको हम लोग समुदायवाचक कह सकते हैं। तो देखिए यथार्थवाचक संज्ञा जो है दृश्य रूप है। इसकी जो संख्या है 4 है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। इसके आगे जो है अगला टॉपिक आधुनिक हिंदी के अनुसार आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो 3 भेद हैं, इसके जो 3 भेद हैं, तो देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। देखिए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो 3 भेद हैं, तो देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा।
तो देखिए इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम लोग पदार्थवाचक, जातिवाचक संज्ञा को हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। तो पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हम लोग पदार्थवाचक या फिर समूहवाचक भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो है प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो चलिए देखिए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो 3 भेद हैं। तो इसमें जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग जानेंगे। देखिए पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, यह हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है यह हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यह हमेशा देखिए जी, यह जो है हमेशा एक वचन या अकेले, हमेशा एक वचन, हमेशा एक वचन या अकेले यह जो हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। अकेले जो है व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो इसकी परिभाषा है, यह हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया प्रयागराज, मेरठ,
रमेश ताजमहल देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, यह हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें हो गया मेरठ, रमेश, ताजमहल, और देखिए माउंट एवरेस्ट हो गया। देखिए ये जो है हमेशा एक वचन या अकेले व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग होता है। जैसे प्रयागराज है, देखिए एक ही है, मेरठ है एक, फिर रमेश किसी व्यक्ति का मतलब वह विशेष है, उसका नाम है, और ताजमहल भी एक ही है, और जो माउंट एवरेस्ट है। तो चलिए दूसरा जो है तो ये देखते हैं दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है, यह हमेशा एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है। यह हमेशा एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताया जाता है। देखिए यह जातिवाचक संज्ञा जो है, यह हमेशा देखिए जातिवाचक संज्ञा जो है, यह हमेशा एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बताया जाता है। एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। देखिए जो जातिवाचक संज्ञा है, यह हमेशा एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है। तो जैसे इसमें देखिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो उदाहरण है इसके ऊपर लिखते हैं। देखिए जैसे हो गया कुत्ता, लड़का, लड़की आदि। देखिए यह हमेशा एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। तो देखिए जो है यह हमेशा एक से अधिक जो है, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। और इसमें जो है हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं।
इसमें जो है बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसमें जो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इसमें हो गया कुत्ता, लड़का, लड़की आदि, मतलब और आदि का मतलब जैसे और शब्द हैं। तो चलिए तीसरा जो है हम लोगों का, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो इसकी परिभाषा देखिए। क्या है, हम लोग भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जो है, इसमें हमेशा मनुष्यों या किसी अन्य सजीव के भावों या विचारों को अपने द्वारा बताना। जैसे इसमें किसी इसमें जो है हमेशा मनुष्य के या किसी अन्य सजीव के भावों या विचारों को अपने द्वारा बताना। तो जिसके भावों को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, इसमें हमेशा इसमें हमेशा मनुष्यों, इसमें जो है हमेशा मनुष्यों तथा अन्य सजीव के भावों तथा अन्य सजीव के भावों, अन्य सजीव के भावों, इसमें जो है हमेशा मनुष्यों तथा अन्य सजीव के भावों या विचारों को, सजीव के भावों या विचारों को जो है अपने द्वारा बताना, विचारों को अपने द्वारा बताना। देखिए इसमें हमेशा मनुष्यों तथा अन्य सजीव के भावों या विचारों को अपने द्वारा बताना। भावों को जो इसमें जो भावों को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, इसमें जो है भावों को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। नहीं व्यक्त कर सकते, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देखते हैं
इसमें देखिए जैसे हो गया नफ़रत। दूसरा हो गया सच्चाई। ये तीसरा जो है बुराई। तो जैसे देखिए इसमें जो है देखिए जो नफ़रत का नफ़रतें हो जाएगा। सच्चाई के सच्चाइयाँ। और बुराई के बुराइयाँ। देखिए जैसे इसमें हो गया नफ़रत, सच्चाई, बुराई। तो नफ़रत का हो जाएगा नफ़रतें, और सच्चाई का हो जाएगा सच्चाइयाँ, और बुराई का हो जाएगा बुराइयाँ। तो इनको जो है हम जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इनको जो है हम जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब यह बहुवचन होती है। देखिए इसको जो हम लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसको जो हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसको जो हम लोग जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें जो है बहुवचन है। इसमें जो है बहुवचन है। देखिए जो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो इसकी जो परिभाषा है इसमें हमेशा मनुष्यों या किसी अन्य सजीव के भावों या विचारों को अपने द्वारा बताना। इसमें जो है भाव को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। इसमें जो है भाव को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। तो जैसे इसमें देखिए हो गया नफ़रत का नफ़रतें हो जाएगा। और सच्चाई जो है सच्चाई का सच्चाइयाँ हो जाएगा। और बुराई जो है बुराई हो जाएगा बुराइयाँ। तो इसको जो है हम अपने मतलब हम शब्दों में नहीं, भाव को जो इसका जो भाव है उसको हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। तो इसको जो है हम लोग नफ़रतें और सच्चाइयाँ, बुराइयाँ, इसको जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो है बहुवचन है। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। और जो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। देखिए प्राचीन हिंदी के अनुसार
के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, तो इनके अनुसार जो है संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के जो 5 भेद हैं। पांच भेद हैं। इसमें पहला जो देखिए है पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा है। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। चौथा जो है पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा जो है वह समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और जो पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए फिर हम इनकी परिभाषा जानेंगे। देखिए जो पदार्थवाचक संज्ञा है उसको हम लोग द्रव्यवाचक भी कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जो है उसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं। देखिए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार इसके जो है 5 भेद हैं। तो पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा है और चौथा जो है पदार्थवाचक संज्ञा है। इसको हम लोग द्रव्यवाचक भी कहते हैं। और जो पांचवा है उसको हम समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए हम लोग पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। पहला जो है की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जो है
जो किसी विशेष व्यक्ति तो देखिए इसकी परिभाषा जो है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, तो देखिए जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो है हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। इसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होता है। इसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होता है। तो हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका उदाहरण जो है ताजमहल, गंगा, यमुना, गंगा हो गया, यमुना, और जो है दिल्ली का लाल किला, जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, और हो गया माउंट एवरेस्ट। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होता है। इसका जो उदाहरण है ताजमहल, यमुना है, गंगा है, दिल्ली का लाल किला, उत्तर प्रदेश और माउंट एवरेस्ट। चलिए हम लोग अब जो दूसरा है तो चलिए इसमें जो है आप लोग कमेंट करके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो है 5 उदाहरण बताइए।
तो और हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। देखिए दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें ही हम लोग पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा तो इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें किसी जात या उपजाति उपजात मतलब विभिन्न धर्म, इसमें किसी जात या उपजाति का बोध कराती है। उपजाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो है सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। इसमें सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग होता है। तो आइए तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण। इसका उदाहरण जो है नदी हो गया, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील, पेन हो गया जो लेखक, मोबाइल। आदि।
तो आइए देखिए हम इसको दोहराते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के 5 भेद हैं, तो इसमें जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा जो है, इसमें किसी जाति या उपजाति मतलब विभिन्न धर्म का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जो है सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इसका उदाहरण देखिए जो है, नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील, पेन हो गया, और लेखक, मोबाइल और आदि मतलब और शब्द हैं। तो जैसे नदी का मतलब जैसे नदियाँ कई हैं, तो यहाँ कई नदी मतलब अगर फिक्स नाम दे देता कि गंगा नदी। तो इसमें जो जानवर मतलब जैसे जानवर और जानवर हैं, अध्यापक जैसे एक ही अध्यापक नहीं बहुत सारे अध्यापक हैं, और जो मंत्री है, मंत्री मतलब एक ही मंत्री नहीं है, मतलब जैसे और भी मंत्री हैं, और वकील का मतलब और जो वकील हैं, और पेन का जो मतलब है मतलब पेन एक ही नहीं है मतलब और सारे पेन हैं। लेखक मतलब जैसे बहुत लेखक हैं, और मोबाइल का मतलब एक नहीं बहुत सारे मोबाइल हैं। और तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। और जो जैसे प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाएगा। जातिवाचक में जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। देखिए प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। तो जैसे इसमें हो गया भूकंप, ज्वालामुखी आदि। देखिए हम लोग जैसे प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जैसे इसमें हो गया भूकंप, ज्वालामुखी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और जो इसमें आपको कमियां लग रही है उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।